चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के बारे में बिल्कुल विस्तार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही उत्तराखंड का इतिहास स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहली ऐतिहासिक शक्ति देख लेते हैं, तो कुनिंद थी। ठीक है दोस्तों। तो अब कुनिंद के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से नोट बनाते हुए चलना है। अपना कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठिए और वीडियो को बिल्कुल समझते हुए आप बिल्कुल जीरो से आपको मैं ये कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहली आप हेडिंग डालना कुनिंद वंश। तो सबसे पहली जो उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति थी, जो उत्तराखंड पे शासन करने वाली शक्ति थी, तो वो कुनिंद वंश थी। ठीक है दोस्तों। कुनिंद वंश के बारे में बिल्कुल आपको मैं बेसिक से कराऊंगा, क्योंकि यहीं से उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है यहीं से वो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो पहली राजनीतिक शक्ति थी तो ये कुनिंद थी। ठीक है। कालची के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद किसके अधीन थे, तो ये कुनिंद किसके अधीन थे, ये मौर्यों के अधीन थे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तो यहाँ पे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ राजनीतिक शक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ, तो राजनीतिक राजवंश की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था। ऐतिहासिक, राजनीतिक तो आपने देख ही लिया है दोस्तों। राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो ये कुनिंद थी। अगर वहाँ से पूछा जाए आपसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक आपसे पूछा जाए तो क्या थी दोस्तों, तो ये कत्यूरी वंश थी। कौन सी थी, कत्यूरी वंश। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। और परीक्षा इसी तरह से बनाई जाती है कि जिसमें आप उसमें उलझ सके। ठीक है दोस्तों, आपको उलझना नहीं है, आपको फैक्ट्स से खेलना है और आपको इस तरह अपनी तैयारी करनी है दोस्तों कि आप परीक्षा में वहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरह से आपको स्टडी बना के चलनी है। चलिए, कुनिंद वंश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कुनिंद वंश को हमने 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो हमारा कुनिंद वंश था दोस्तों, ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। कुनिंद वंश 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है। कौन कौन से पार्ट थे, तो नंबर 1 पे आप हेडिंग डालना दोस्तों, प्रथम चरण। ठीक है। प्रथम जो हमारा चरण था ये कितना था, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ दोस्तों, उसको नोट डाउन करते हुए चलना। 1000 बीसी से लेके, ये जो 1000 बीसी से लेके 5 और 6 बीसी तक था, ये 5 और 6 बीसी तक था ये इनका कार्यकाल। और जो हमारा द्वितीय चरण था दोस्तों, इनका जो दूसरा चरण था दोस्तों, दूसरे चरण में ये था 5-6 बीसी से लेके इनका कार्यकाल था दोस्तों हमारा दूसरी और तीसरी बीसी तक। ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो काल आता है, इनका तीसरा जो चरण होता है दोस्तों, उसमें लिखा जाता है दूसरी तीसरी बीसी से लेके इनका कार्यकाल रहता है फर्स्ट बीसी तक। ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो प्रथम जो चरण था आपको समझ में आया होगा। इनको 3 चरणों में डिवाइड किया गया था दोस्तों, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। ठीक है। प्रथम 1000 बीसी से ले 500 बीसी तक, और 500 बीसी से लेके 200 बीसी तक, और 200 बीसी से लेके 1 ईयर तक। ठीक है। चलिए, और कुनिंद वंश की एक और बात मैं कह देता हूँ आपको कहीं आप कॉपी में लिख रहे होंगे तो वहीं पे नोट करके लिख लेना। जैसे आप नोट बनाते हो ना, तो जैसे कोई नोट, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको ऐसे नोट बना के आप लिखते हैं, तो एक नोट बना के ये भी लिख लेना। कुनिंद वंश का कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिला है। कुनिंद वंश की केवल ओनली मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो कोई लिखित यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। ओनली इनकी हमें मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ठीक है। 3 प्रकार की इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पर मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, उसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं आपको कराऊंगा वन लाइनर के माध्यम से, पर मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं देख पाते, वन लाइनर खेलते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिक से पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है। आपको एक कहानी की तरह पढ़ना है, एक नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, तभी आपका चयन हो सकता है, नहीं तो नहीं, आपका चयन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। तो 40 नंबर की उत्तराखंड आती है हर परीक्षा के अंदर, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। चलिए, तो और हाँ, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा अगर आपको मिलेगा तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों, तो हमारा अमोघभूति था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपको नजर आ रहा होगा, ये था। ठीक है। पर कहीं पर आपको परीक्षा में सुभाव भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आपको उसी तरह तैयारी अपनी करनी है। अगर अमोघभूति का नाम आया है तो अमोघभूति पे लगाना है। अगर अमोघभूति में 4 क्वेश्चन में आपको सपोज करो अमोघभूति आपको नहीं मिला है, ठीक है, आपको ऑप्शन मिला है सुभाव, तो वहाँ पर आपको सुभाव के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग डालना, कुनिंद वंश में होने का जो साक्ष्य है हमें किससे मिला है। जो कुनिंद वंश है इसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका साक्ष्य हमें महाभारत से मिला है दोस्तों। और कुनिंद जो वंश थे ये किसके अधीन थे, ये मैंने अभी बताया आपको, ये मौर्यों के अधीन थे। और इसके अनुसार इनकी जो कुनिंद वंश की जो मुद्राएं हैं, जो लेख हैं, हमें कहाँ से मिले हैं, वो कालसी से मिले हैं दोस्तों। ठीक है। अब इसमें कलकूट भी नाम आने वाला है दोस्तों, जो मैंने अभी कल की वीडियो में आपको बताया था। जो एक आपका सुध नगर था, सुध नगर,
सुधनगर की बात हो रही थी और ये कलकूट था, कलकूट, ठीक है, इसे ही बोलता जाता था कालसी, ठीक है, इसका प्राचीन नाम था सुधनगर और कलकूट का नाम ही था कालसी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करना है, ठीक है। चलिए, कुनिंद वंश की हमें कौन सी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो कुनिंद वंश की हमें 3 प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई। नंबर 1 अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। नंबर 2 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। नंबर 3 छत्रवेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब वन लाइनर के हिसाब से भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी, बिल्कुल सही है। कालसी के लेख प्रारंभ में कुनिंद वंश लोग मौर्य के अधीन थे, बिल्कुल सही है। कुनिंद वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत कुनिंद की मुद्रा है। मैंने आपको बताया इनका कोई लिखित साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिला है, ओनली इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। कठोज के अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी से ले ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, इन्होंने जो मैंने आपको कराया तृतीय उसमें, तो आपको 200 बीसी से लेके 13 तक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे मैंने 200 बीसी लिखा है दोस्तों, उसको आपको 200 300 बीसी लिखा था ना, तो वहाँ पे 1 ईसा पूर्व लिखा था, वो आपको क्या कर लेना है, आप उसको ऐसे कर लेना 200 300 ईस्वी, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, अमोघ भूति की जो हमें रजत जो इनकी जो मुद्राएं थी दोस्तों, वो कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, तो इनकी जो हमें रजत मुद्राएं हैं पश्चिम व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण से सुनेत से बेहद तक हमें प्राप्त हुई। जो ये सुनेत बेहद जो क्षेत्र है वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये प्राकृत में कुनिंद जो शासक था अमोघ भूति, ठीक है, इन पे जो हमारा महारजस अंकित था, ठीक है। चलिए, अमोघ भूति बिल्कुल आपको बेसिक से लिखना है, बिल्कुल इसके जो वन लाइनर है इसकी बुक पे नहीं जाना है, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ उस हिसाब से आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए, लिखते हैं, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थी, ये मौर्यों के समकालीन थी, ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। और कुनिंद वंश की जो व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो ये गणतंत्र में थी, ये बिल्कुल रिपब्लिक थे, ठीक है, इनको पूरी आज़ादी थी, ऐसी कोई वो नहीं थी। चलिए, कुनिंद वंश की जो शक्ति राजधानी थी का वर्णन किस बुक में किया गया है, तो जो अष्टधाई हमारी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, उसमें इनका वर्णन किया गया है। चलिए, जो ये मैं चीज़ आपको फैक्ट से करा रहा हूँ दोस्तों, इसके मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंटेंट एक बुक से नहीं उठाया, मैंने कई कई बुक से ये कंटेंट उठाया है दोस्तों। तो आपको मेरी हिस्ट्री सुननी होगी और सुन के ही आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी किसी बुक में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है जो प्रॉपर मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। जितनी भी मेरे पास बुक है कहीं कहीं से मैंने सारे फैक्ट निकाले, उस फैक्ट के हिसाब से मैं ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, इनकी जो अगर मैं आप मेरी वीडियो से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये सभी चीज़ कंटेंट आपको अपने टेलीग्राम ऐप पे भेज देता हूँ, तो वो आपको वहाँ से पीडीएफ के माध्यम से सभी पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये सभी से यही कहता हूँ हर वीडियो के अंदर कि अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आज का टाइम बेरोजगारी अपने चरम पर इतनी पहुँच चुकी है कि दोस्तों हर बंदा, कोई स्टूडेंट अगर बीटेक करके घूम रहा है, एमटेक करके घूम रहा है या पीएचडी करके घूम रहा है, तो वो भी ये सोचता है कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी आ गई है कि इस लॉकडाउन के बाद कि हर कोई बंदा यही सोचता है कि मुझे कोई ना कोई जॉब पकड़ लेनी चाहिए, हो चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो 4th क्लास की हो, 3rd क्लास की हो, बी क्लास की हो, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, कुनिंद वंश की जो राजधानी थी कलकूट, इसका वर्णन किया किस बुक में किया है, जो पाणिनि की पुस्तक है हमारी अष्टधाई, उसमें इसका वर्णन किया गया है। कुनिंद वंश की जो हमारी दूसरे प्रकार की जो जानकारी हमें मिलती है पाणिनि की किस पुस्तक में मिलती है, जो पाणिनि की हमारी पुस्तक है अष्टधाई, हमारी जो दूसरी मुद्रा है उसकी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, कुनिंद वंश ने सबसे ज़्यादा जो मुद्रा का प्रचलन किया था, कौन सी मुद्राएं थी, तो जो हमारी उनकी जो मुद्राएं थी, जो ताम्र मुद्राएं थी, उनका प्रचलन सबसे ज़्यादा किया था। चलिए, वन लाइनर के हिसाब से भी देख लेते हैं। चलिए, कुनिंद वंश सबसे शक्तिशाली अमोघ भूति था। कुनिंद वंश की जो रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम के व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण के सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई है। चलिए, अमोघ भूति प्रकार की रग कुनिंद अमोघ भूति और जो महारजस अंकित था, जो अमोघ भूति की प्रकार की मुद्राएं थी उन पर क्या क्या वर्णित था। चलिए, कुनिंद मुद्रा उत्तरकाशी के देवलडुंगा व टिहरी के अठूर में हमें मिलती है, बिल्कुल सही है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा जाता था और कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। और अब लिखना, टालमी के अनुसार
यहाँ से फैक्ट में दे रहा हूँ आपको, फैक्ट के हिसाब से आपको लिखना है। टालमी के अनुसार कौन सी नदी का विस्तार होता है? टालमी के अनुसार सतलज, गंगा, यमुना, ये तीनों नदी के जो वर्णन है, हमें ताम्र की जो मुद्राएं थी उस समय जो नदियाँ थी ये वहीं से हमें इनका पता चलता है टोलमी के अनुसार। चलिए महाभारत में, यहाँ पर अपना महाभारत का नाम आया तो महाभारत के बारे में आपको लिखना है। चलिए महाभारत में उत्तराखंड के किस क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत में गंगा को, जो हमारा गंगा द्वार था, तो उसे सुंदर हिमालय क्षेत्र कहा गया है। किस में कहा गया? महाभारत के जो महाभारत का जो हमारा उत्तराखंड है, महाभारत में उत्तराखंड को गंगा का द्वार या और उसे सुंदर हिमालय क्षेत्र कहा गया है। चलिए कुनिंद वंश की जो हमें 3 प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई हैं उनके बारे में अब विस्तार से आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, कुनिंद वंश की जो मुद्राएं हमें कहाँ कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा से मिली है, बेहट से मिली है, देहरादून के उत्तरकाशी, देहरादून से मिली है, उत्तरकाशी से मिली है और टिहरी से मिली है। कहाँ कहाँ से मिली है? जो अभी मुद्राओं के बारे में बात, जो हमारी कुनिंद प्रकार की जो मुद्राएं, हमें सबसे पहले अल्मोड़ा आपको याद रखना है, फिर याद रखना है आपको बेहट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, फिर आपको याद रखना है देहरादून जो हमारी उत्तराखंड की कैपिटल राजधानी है, ठीक है, और उत्तरकाशी से आपको याद रखना है, उत्तरकाशी और टिहरी से भी हमें यहाँ की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके हिसाब से आपको बताते हुए चलना है। चलिए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ये अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राएं थी दोस्तों, ये ब्राह्मी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको नंबर 1 पर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, जो अल्मोड़ा है यहाँ पर कौन सी किस तरह की मुद्रा थी? ये ब्राह्मी थी दोस्तों, आपको याद रखना है। ब्याज से मैं ब्राह्मी लिख देता हूँ, ठीक है, ब्राह्मी, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी। नंबर 2 पे आपको जो हमारी मुद्राएं थी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति जो हमारी मुद्राएं थी उनके बारे में लिख देता हूँ। ये थी ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी याद रखना है, ब्राह्मी और खरोष्टी। नंबर 3 पे आ जाएगी छत्रवेश्वर जो प्रकार की मुद्राएं थी, जो छत्रवेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी जिसमें भगवान के जो त्रिशूल है उसका भी उल्लेख है। चलिए ये ब्राह्मी लिपि में थी ओनली, ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में थी। तो 2 अल्मोड़ा और छत्रवेश्वर ब्राह्मण लिपि में थी, और जो हमारी अमोघ भूति थी ब्राह्मी और खरोष्टी में थी। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं किस लिपि में थी, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिखोगे। अगर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा पूछेगा तो ओनली ब्राह्मी, और छत्रवेश्वर की पूछेगा तो ओनली ब्राह्मी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। इस जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी दोस्तों, इन पर किस किस का नाम अंकित था? ये मैंने आपको जो हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा शिवदत्त, शिवपालित और हरदत्त और मगभत्त। ठीक है, चलिए मगभत्त के बारे में आपने पढ़ा है जो शकों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जो अल्मोड़ा प्रकार की जो हमारी मुद्राएं हैं ये लंदन के म्यूजियम में लिखी है। जो अल्मोड़ा की प्रकार की जो मुद्राएं दोस्तों, जो 5 मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की, जो 5 प्रकार की अल्मोड़ा की जो मुद्रा है अल्मोड़ा प्रकार की, ठीक है, ये हम हमारी कहाँ पर है? लंदन का जो म्यूजियम है वहाँ पर रखी हुई है। चलिए अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। ये अल्मोड़ा प्रकार की आप अभी लिख रहे थे कुनिंद मुद्राएं, ठीक है, इसके बारे में अब अमोघ भूति प्रकार की आप हेडिंग डालना, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कैसी थी? ये ताम्र व रजत थी। क्या क्या लिखना है? अगर पूछा जाए अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं वो कैसी थी, तो वो थी ताम्र प्लस रजत। ठीक है, चलिए अमोघ भूति नेक्स्ट लिखना है आपको। अमोघ भूति प्रकार की जो लिपि थी कैसी थी? मैंने अभी बताया आपको ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी सिर्फ अमोघ भूति में ही आएगा, वरना तीनों में ब्राह्मी आ रखा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं में क्या क्या शामिल था? अमोघ भूति जो प्रकार की मुद्राएं थी उनमें चक्र, नारी, मर्ग और नंदी और बोध उसमें शामिल था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इस 1 लाइनर वाली बुक में नजर नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए पहले ये देख लेते हैं, अब चलते हैं 1 लाइनर पे। 1 लाइनर में देखिए कुनिंदों की पहली राजधानी क्या थी? कलकूट। ठीक है, मैंने अभी बताया जो हमारा सुध नगर था, जो सुध नगर था उसे कलकूट कहा जाता था। ये कालसी का क्षेत्र था। ठीक है, ये कुनिंदों की राजधानी थी। कुनिंदों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ, जो हमारा जो अपना शत्रुधन था यहाँ पर इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए कुनिंद लोग शैव व धर्मावलंबी थे। ठीक है, ये किस धर्म के थे? शैव व धर्मावलंबी थे। वन पर में कुनिंदों के जो शासक का अभिलेख मिला है वो सुभाव का मिला है दोस्तों। ठीक है, वन पर में। चलिए महाभारत व अष्टाई में कुनिंदों की जानकारी हमें मिलती है, बिल्कुल सही है। विदेशी लेखक टॉलमी ने कुनिंद शासक का वर्णन किया है। मैंने टॉलमी के जो अध्याय था उसमें उन्होंने 3 जो हमारी गंगा हैं, जो हमारी 3 नदियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कुनिंद के बारे में 5 अभिलेख हमें प्राप्त हुए, जिनमें से 4 भरहुत तथा 1 मथुरा से हमें प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। और अब जान लेते हैं कुनिंद प्रकार की जो मुद्राएं थी हमारी 3 प्रकार की।
चलिए, कुनिंद के बारे में जानकारी इनकी 3 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई, बिल्कुल सही दिया है जो मैंने आपको जैसा बताया। चलिए उन मुद्रा के नाम भी जान लेते हैं। अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और चतरेश्वर प्रकार की मुद्राएं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी ये तांबे, रजत व तांबे से बनी हुई थी, बिल्कुल सही है। मैंने आपको रजत, तांबा प्लस रजत लिखवाया है दोस्तों अमोघभूति वाली में। चलिए, जिसमें से ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, बिल्कुल अमोघभूति प्रकार की जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही इसमें हमें लिखा हुआ मिला है। चलिए, अमोघभूति की मुद्राएं मर्ग व लक्ष्मी थे, बिल्कुल सही थी। मर्ग भी था, चक्र भी था, नंदी तथा बौद्ध धर्म भी था इसमें, ठीक है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। चलिए, अब आते हैं अल्मोड़ा के। हमारे जो अल्मोड़ा के जो सिक्के हैं उन पे किस किस का नाम था? शिवपाल, जो हमारा शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभद्र, बिल्कुल मैंने यही आपको लिखा है तो वो भी आपको मिल गया है। अल्मोड़ा की जो 4 प्रकार की जो मुद्राएं हैं, वैसे तो यहाँ पे 5 होना चाहिए पर इन्होंने 4 लिखा हुआ है, तो यह आप 4 या 5 लिख सकते हैं। तो ये लंदन के जो संग्रहालय है वहाँ पर रखी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित की एक ताम्र मुद्रा जो महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है। इन मुद्राओं में एक शिवदत्त और एक अशोक का जो विशेष मुद्रा है सौमित्र की है, ठीक है। तो अल्मोड़ा की 54 प्रकार की जो मुद्राएं हमें मिली हैं उनमें शिवदत्त और अशोक की जो शेष मुद्रा है सौमित्र, उनकी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है 54 मुद्राओं से। चलिए, अल्मोड़ा की जो सिक्के हैं संवत कुनिंद नरेशों के नामों का उनसे पता चलता है दोस्तों। जो कुनिंदो जो नरेश हैं, जो हमारी 8 मुद्राएं हैं अल्मोड़ा की, वहाँ से नरेशों के उनके बारे में पता चलता है। और जो हमारे छत्तीसवेश्वर प्रकार की जो मुद्रा है वो भगवान शिव को समर्पित है। इससे भगवान शिव कुनिंदों की अर्थ जो हमारी अधिष्ठ देव छत्रेश्वर थे जो भगवान शिव के रूप में पूजे जाते थे। चलिए, और जो हमारी छत्तीसवेश्वर प्रकार की मुद्रा है तो अब आप हेडिंग डालोगे छत्तीसवेश्वर प्रकार की मुद्राएं। चलिए लिखिए, छत्र प्रकार की जो मुद्राएं थी ये चैत्र, त्रिभुजाकार, चिन्ह, वृक्ष इसमें पाए जाते थे। तो क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला जो हमारी छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी इसमें सबसे पहले आपको चैत्र, त्रिभुजाकार, चलिए, और चिन्ह और वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, छह प्रकार की जो मुद्राएं थी इनकी लिपि कैसी थी? ये ब्राह्मी लिपि थी, तो सिर्फ खरोष्टी अमोघभूति में लिखा जाएगा। और अगर अमोघभूति की वो मुद्राओं की वो पूछे तो तांबा प्लस रजत आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में से किन मुद्राओं में करश्यम शब्द का भी उल्लेख है? तो कुनिंद की जो मुद्रा है उसमें करश्यम शब्द का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था, बिल्कुल सही है। अमोघभूति के बाद कुछ मतलब वहाँ पर शक जो हमारे शक थे उनका अधिपत हो गया अमोघभूति प्रकार के। जब हमारा कुनिंद वंश समाप्त हो रहा था दोस्तों तो शकों ने उन पर अधिकार कर लिया। शकों के निवास की पुष्टि कटारमल जो सूर्य मंदिर है जो अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, और ये जो अल्मोड़ा कटारमल मंदिर है ये भगवान सूर्य को समर्पित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से शकों के निवास की हमें पुष्टि मिलती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कुषाण काल, ठीक है। इस कुषाण काल में मैंने आपको लिखवाया वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, कुषाण मुद्राएं हमें किस किस नाम से प्राप्त हुई है सबसे पहले आपको देखना है। तो सबसे पहले वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाण से हमें ये प्राप्त हुई है। कुषाण मुद्राएं आपसे पूछा जाएगा तो इन तीनों का आपको नाम लिखना है, और इन तीनों को किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कहाँ स्थित है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण, तो 3 जो कुषाणकालीन मुद्राएं थी दोस्तों, ठीक है, जो 3 कुषाणकालीन मुद्राएं थी दोस्तों, एक सेकेंड, जो हमारी 3 कुषाणकालीन मुद्राएं थी, नंबर 1 वीरभद्र, ठीक है, आपको याद रखना है। नंबर 2 मोरध्वज, और नंबर 3 पे आपको लिखना है गोविशाण, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो नंबर 1 पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2, ये तीसरी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कुनिंद जो कुषाणों की शक्तिशाली शासक था, जो कुषाणों का शक्तिशाली शासक था, ये कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, और कनिष्क का पुरोहित जो पंतजलि था, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट चेक कराऊंगा, ये चीज़ भी बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये तीनों नाम याद हो। कुषाणों की शक्तिशाली व कनिष्क शक्तिशाली सारे कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कनिष्क था। इसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया और कनिष्क
का पुरोहित पतंजलि था। ठीक है, जो इसका जो चिन्ह था, जो स्मारक था, वो पतंजलि था। ठीक है, चलिए, कुषाण शासक वासुदेव की 3 मुद्राएं गोविशाण के जो टीले हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल सही बात कही है। वासुदेव की जो 3 मुद्राएं हैं कुषाण के शासक, उसकी 3 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है गोविशाण से, जो काशीपुर में स्थित है। चलिए, कुषाण कालीन मुद्राएं में शिव व नंदी की चित्र बना हुआ है। बिल्कुल राइट बात है। कुषाण जो हमारी मुद्राएं हैं दोस्तों, उनमें शिव और नंदी का चित्र स्थापित है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई है, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद आता है शक के बाद। शक के सबसे पहली राजनीतिक शक्ति थी दोस्तों कौन सी, जो मैंने आपको बताया है कौन सी आई थी सबसे पहली राजनीतिक शक्ति, कुनिंद। ठीक है, उसके बाद आए दोस्तों हमारे सेव, उसके बाद आए कुषाण, उसके बाद आए योद्धे, और योद्धों के बाद आते हैं फिर आपके युगशैल और फिर कलकूत, फिर उसके बाद काशीपुर के जो वंश मित्र थे वो, और उसके बाद आते हैं किरात, फिर आते हैं खस, फिर नग, फिर ऐसे ही ये वंश चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रवंश आएगा, फिर पवार वंश आएगा। चलिए चलिए दोस्तों, योद्धे वंश। योद्धे वंश कुषाणों को कुचलने के कुछ मुख्य भूमिका योद्धे वंश के शासकों की रही है। योद्धे जो वंश थे कुनिंदों के समकालीन थे ये। इनकी जो मुद्राएं थी ये जोनसाबर भाबर तथा कालो का डांडा से मिलती है। जोनसर भाबर जो हमारा तराई क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ से मिलती है। और कालो का डांडा किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो कालो का डांडा जो स्थित है ये पौड़ी में स्थित है। चलिए, योद्धे वंश को दीव एवं त्रि, जो हमारी दीव एवं त्रि मुद्रा लेख हैं उसके हमें यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके योद्धे शासकों के हमें कोई ताम्र लेख नहीं मिला है, ओनली इनके हमें मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। योद्धे शासकों के सिक्के व शूलधारी कार्तिकी का चित्र बना अंकित है। ठीक है, जो इनकी जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं वह शूलधारी और कार्तिकेय का इन पर चित्र अंकित था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है युगशैल व गोसीय वंश। गोसीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। बिल्कुल सही है। गोसीय वंश का जो प्रतापी शासक था वो सीलवर्मन था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये किस वंश का था, सीलवर्मन, ये गोष्य वंश का प्रतापी शासक था। सीलवर्मन ने बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया। तो बाड़ावाला और यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने कराया था, पूछा गया जाएगा और पूछा भी गया है दोस्तों ये परीक्षा में। बाड़ावाला यज्ञ जो हमारा यज्ञ वेदिका है इसका निर्माण किस शासक ने कराया, तो सीलवर्मन ने कराया। और सीलवर्मन ने यमुना के तट पर 4 अश्व यज्ञ भी कराए थे। तो 4 अश्व जो मेघ है, जो यज्ञ है, किसने कराए, ये सीलवर्मन ने कराए। कलकुत वंश। कलकुत वंश कांगड़ा जनपद की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुल्लू वंश की जानकारी हमें व्रत संहिता व मुद्राक्षर से प्राप्त होती है दोस्तों। और कुल्लू वंश का प्रतापी शासक कौन था, वीरसाय था। और वीरसाय व्रताकार, यहाँ पर इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। चलिए, काशीपुर में मित्र वंश। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। एक फर्स्ट में है मातृ मित्र और दूसरा है पृथ्वी मित्र। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थी दोस्तों आज ऐतिहासिक के कुछ अध्याय की। इसके बाद बचा हुआ हमारा नेक्स्ट है, हम कल पढ़ेंगे कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, कर्तपुर जो हमारा राजवंश होगा उसके बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे। और फिर छंगलेश्वर वंश की, यदु वंश की, ऐसे ही करते करते दोस्तों हम चलेंगे नागवंश की ओर। और नागवंश के बाद देखेंगे खोरकी वंश और थानेश्वर वंश, फिर हर्ष वंश, फिर जो हमारा बाजपुर राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पैरव वंश आ जाएगा, फिर शत्रुघ्न, फिर गोविशाण। ठीक है, फिर पलेठी का शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद कार्तिकेय राजवंश पे चलेंगे सीधा डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको जीरो से बैठना है दोस्तों, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। और एक MCQs की जो क्लास है हमारी दोस्तों 9 बजे सुबह मॉर्निंग में होती है, उसको भी जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो हमारी परीक्षा वाणी से रिलेटेड होती है। वहाँ पर हम फैक्ट के साथ क्वेश्चन और MCQs को देखते हैं और कोई जानकारी आपको वहाँ से फैक्ट से ही करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके परीक्षा में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए और अपने घर वालों को अच्छे से नाम रोशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।